मैं हूं समीर अहमद मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम को लेकर एक तरफ हंगामा मचा हुआ है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बावजूद महायुति में यानी एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब से थोड़ी देर पहले राजभवन जाकर मुंबई में इस्तीफा सौंपा है, लेकिन वहां नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महाराष्ट्र का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल भी आज ही समाप्त हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को लेकर वहां पर एक बेचैनी बढ़ी हुई है। एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या फिर पर्ची में कोई नया नाम आएगा। लगातार दबाव बना रही है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की कि उसके मुख्यमंत्री को कंटिन्यू रखा जाए, जारी रखा जाए, यानी एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, जबकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर एक अभी भी वहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, जबकि आज ये स्थिति किसी भी कीमत पर स्पष्ट हो जानी चाहिए क्योंकि आज ही विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन इस बीच जो ईवीएम को लेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की धांधली का जो मामला विपक्ष ने उठाया है उसे लेकर अब लगातार जो वहां पर स्थानीय स्तर पर भी इसके विरोध की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के कुछ गांवों में ईवीएम मशीनों को लेकर विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, वहां पर हंगामा हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि वहां तमाम लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी को ईवीएम में 0 वोट मिले हैं, जबकि जिस पार्टी को वोट नहीं दिया गया ज्यादातर वोट उस पार्टी को मिले हैं। यानी कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर वही सारे विवाद सामने आ रहे हैं और अब एक दो जगह नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर गांव के गांव इस बात को लेकर अब आंदोलन कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा मतगणना हो, दोबारा मतदान हो। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो पहले ही वो इस बात की मांग कर चुके हैं कि ये सारे चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसको निरस्त किया जाए, ईवीएम से जो चुनाव हुए हैं और अब मतपत्रों से वो चुनाव कराए जाएं। उनकी मांग को कितना मानती है चुनाव आयोग, उसको कितना स्वीकार करता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसे लेकर लगातार महायुति में चर्चाएं हो रही हैं। कल देर रात जब यहां पर देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली आए, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा हूं, लेकिन चर्चाएं ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक है, उनकी मुलाकात है। तो इस मामले को लेकर जहां खींचतान मची हुई है महायुति गठबंधन में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और चूंकि अब यह माना जा रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट और जो भारतीय जनता पार्टी है दोनों के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, 132 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के ही पास है। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे को ये जो भारतीय जनता पार्टी की शर्त होगी या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे उनको स्वीकार करना अनिवार्य हो जाएगा, विवश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो उनके बिना भी महायुति सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। और इसी बात की आशंकाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से सहयोगियों से पीछा छुड़ाकर वहां अकेले दम पर सरकार बनाने की कोशिश में लगी है और अब ऐसा देखा जा रहा है। तो तमाम ये आरोप हैं और महायुति में इस बात को लेकर लगातार विचार चल रहा है, वहां पर इसको लेकर उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे गुट की वो दबाव बना रही है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री के तौर पर जारी रखा जाए, क्योंकि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया है और जो बताया यह जा रहा है कि चुनाव में अगर जीत हासिल हुई है तो मुख्यमंत्री की कुछ योजनाओं की वजह से। बहरहाल आप जो भी हो, महायुति गठबंधन अपनी जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे की योजनाओं को दे रही है, लेकिन यहां विपक्ष जो है वो जीत का श्रेय ईवीएम को दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर काफी चर्चा है और एक बार फिर इसको लेकर विपक्ष बड़ी रणनीति बना रहा है, बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में तमाम संजय
संजय राउत का दावा है कि कम से कम 450 शिकायतें ईवीएम को लेकर आई हैं, जहां ईवीएम की धांधली स्पष्ट रूप से दिखती है। वहीं अब जब कई गांव के लोग अचानक आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी तमाम तस्वीरें, विजुअल्स भी दिखाई पड़े हैं इस तरह के महाराष्ट्र के कई गांवों से, कि उनके आरोप है कि उन्होंने वोट किसी को दिया है, जबकि जिस पार्टी को वोट दिया उसको मिले ही नहीं और वोट मिले हैं दूसरी पार्टियों को। तो इसको लेकर अब ये कितना बड़ा आंदोलन होगा, और चूंकि वहां महाराष्ट्र में जो भी इंडिया गठबंधन में या महाविकास अघाड़ी में जो पार्टियां हैं, चाहे वो शरद पवार गुट की एनसीपी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या जो छोटी पार्टियां उसके साथ हैं गठबंधन में, इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और जो ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बात की जाए तो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो पहले से ही ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव की मांग कर चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो संसद में कह दिया था कि उनको चाहे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिल जाएं, फिर भी वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, वो बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। अब इसको लेकर क्या रणनीति बना रहा है इंडिया गठबंधन, किस तरह से वो इसको लेकर एक जन आंदोलन तैयार करेगा, इसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। अमलेंदु जी, किस तरह से जो ये दबाव बन रहा है अब घटक दलों का भी, और महाराष्ट्र के हरियाणा चुनाव के बाद ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और उसमें जिस तरह से ईवीएम की धांधली की शिकायतें आ रही हैं, तो अब किस तरह की रणनीति बन रही है इंडिया गठबंधन में? देखिए समीर जी, अब इंडिया गठबंधन की रणनीति ईवीएम पर बड़े आंदोलन की लगता है बन रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस महासचिव भी रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन को अब इस पर काम करना पड़ेगा और इस पर जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वरना बिना जन आंदोलन के ये मामला रुकने वाला नहीं है। और बीजेपी इसी तरीके से खेल करती रहेगी अगर इस पर जन आंदोलन नहीं होगा। तो एक जन आंदोलन तो करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन इस पर जन आंदोलन कर सकता है। समीर जी, इधर जो महाराष्ट्र का एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है समीर जी, वो बताया जा रहा है कि किसी गांव का है कि वहां कांग्रेस को 0 वोट मिला और गांव के लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने वोट कांग्रेस को दिया था। 70% लोग जो है सड़क पे आ गए कि हमने जब वोट कांग्रेस को दिया था तो 0 यहाँ का कैसे निकल कर आया कांग्रेस का वोट। इसी तरीके से मनसे के एक नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं और मेरे बूथ पे मुझे केवल 2 वोट मिले हैं, मेरा, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का और मेरे बेटे का। तो मुझे आखिर किसने वोट नहीं दिया भाई? क्या मैंने खुद को वोट नहीं दिया या मेरी पत्नी ने मुझे वोट नहीं दिया? तो ये इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो ये ईवीएम की चोरी पकड़ी जो जा रही है वो इस तरीके से ईवीएम की चोरी पकड़ी जा रही है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है। और उधर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा अपना गवर्नर को जाकर सौंप दिया है। गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है और अब आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा केवल आज का दिन बचा है, जबकि आज ये तय हो जाना चाहिए, लेकिन अभी गठबंधन में तय नहीं हुआ है, महायुति में तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जब वहां पर महायुति सरकार बनी है तो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब यह कहा जा रहा है कि शायद यह फॉर्मूला तय हो कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और जो मुख्यमंत्री है वो शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। हाँ, इस तरह बातें तो आ रही है समझिए, लेकिन ये जो विजुअल हम लोग दिखा रहे हैं, इस विजुअल को आप देखिए, लगता है कि अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस्तीफा देने वाले बाईं तरफ खड़े हुए, देखिए ये खड़े हैं, मतलब एकनाथ शिंदे, और उनके साथ खड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। इस्तीफा सौंपा जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नर की दूसरी तरफ खड़े हुए हैं अजीत पवार। तो इस्तीफा देने वाले एक तरफ हैं और बनने वाले दूसरी तरफ हैं। अजीत पवार कह भी चुके हैं कि जो वो वही किंग मेकर बनेंगे, किंग मेकर है। और बीजेपी इस समय दांव चलना ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे को ढक्कन कर दिया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे की भाषा बोलने लगे हैं। जो 2019 में उद्धव ठाकरे की भाषा थी वही एकनाथ शिंदे की हो रही है। और एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कि बाद में किया जाएगा। उनका दावा ये है कि उनकी लाड़की बहना योजना की वजह से मिला है। बीजेपी भी दबे मुंह से कह रही है लाड़की बहना योजना की वजह से मिला है बहुमत, कह नहीं पा रही है कि ईवीएम की वजह से मिला है। चूंकि ईवीएम की वजह से मिला है तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो अब इसलिए एकनाथ शिंदे को
न्यूट्रल करने के लिए बीजेपी ये दांव चल सकती है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके जरिए एक तो ठंडे हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, और 6 महीने बाद अगर हटा भी दिया जाएगा अजीत पवार को तो कोई दिक्कत नहीं, अजीत पवार का सपना भी मुख्यमंत्री बनने का पूरा हो जाएगा और बीजेपी जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से सरकार चलाएगी। हाँ, और ये भी हो सकता है कि बना दिया जाए, उसके बाद फिर एक मुख्यमंत्री, यानी फिर जब मुख्यमंत्री किसी दूसरे को बनाया जाए तो उसके अंडर में 2 ऐसे उप मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री रह चुके हों। खैर, अब क्या फॉर्मूला बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन आज ये बात तय हो जाएगी। और आज विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो मौजूदा विधानसभा का महाराष्ट्र में, उसका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। तो आज ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जो महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर इतने भारी बहुमत के बावजूद जिस तरह से वहां तीनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री को लेकर तनातनी बनी हुई है, उसे देखते हुए ये स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्या करेगी अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, उसको बहुमत के करीब वो अकेले है, 132 सीटें उसके पास हैं और कुछ निर्दलीयों का भी उसको साथ है, और कुछ सीटें अगर चाहिए तो 41 सीटों के साथ अजीत पवार साथ देने को तैयार हैं। वो किस शर्त पर साथ देने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर या डिप्टी सीएम बनने की भी शर्त पर वो तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी तरफ से ये स्पष्टीकरण, ये संकेत मिल चुके हैं कि उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। तो लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और चूंकि एकनाथ शिंदे के पास पहले भी कम विधायक थे फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और उनकी पार्टी का यह दावा है जो अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि जो उनकी योजनाएं रही, खासकर जो लाडकी बहना योजना रही है, उसकी वजह से इतना बड़ा बहुमत मिला है महायुति गठबंधन को। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट आया है, जबकि अभी कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें धराशायी हो गया था महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से लेकर और उसके जो दोनों सहयोगी दल हैं। लेकिन अचानक ये उछाल आया वोटों में। कैसे उछाल आया, इसकी व्याख्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी जो महायुति गठबंधन है वो लाडकी बहना योजना की वजह से दे रहा है, उछाल का कारण बता रहा है। और जो विपक्ष है वो इसके पीछे ईवीएम को बता रहा है, और ईवीएम को लेकर तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं या महा इंडिया गठबंधन की तरफ से। संजय राउत का कहना है कि कम से कम 450 से ज्यादा उनके पास शिकायतें हैं, और जब महाराष्ट्र में अब गांव के भीतर जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं तो यह मसला एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। और जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर यह दबाव भी पड़ रहा है कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाए। उस बड़े आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं इंडिया गठबंधन के भीतर। और कल ही हमने आपको सुनाया था कि किस तरह से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी बैठक बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने, और लगातार इस पर बैठकें चल रही हैं। क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन कल जो शीत सत्र शुरू हुआ पार्लियामेंट का, उसमें भी प्रमुखता से इस मामले को वहां उत्तर प्रदेश के में जो जिस तरह से ईवीएम ही नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने जिस तरह से काम किया है और अपनी उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठ ही रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस मामले में अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, आंदोलन की तैयारी शुरू हो रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। पवन खेड़ा ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पर हम काम करेंगे। दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ कहा है इंडिया गठबंधन के लोगों से कि आपको इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इसी तरीके से चलता रहेगा। और चोरी जिस तरीके से पकड़ी जा रही है ईवीएम की, ये भी सब सामने आ रहा है। खबर ये है समीर जी कि 200 से ज़्यादा प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन के वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव आयोग से ये मांग करने की कि वो वीवीपैट मशीनों से जो 5% कराया जा सकता है मिलान, वो मिलान करवाए। और इसके लिए आवेदन जो है वो दिया जाएगा चुनाव आयोग में, और अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो यानी हर मोर्चे पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग के जरिए भी, कानूनी प्रक्रिया के जरिए भी और आंदोलन के जरिए भी ये करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और इसको करने की कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां विवाद बना हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर, दबाव बना रही है शिवसेना लगातार। शिवसेना के सांसद हैं नरेश महास्के, उन्होंने कहा है कि महायुति के नेता एकनाथ शिंदे ही होंगे और एकनाथ शिंदे को महायुति का नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इधर बीच भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीतने के बाद उसकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है कि मुख्यमंत्री भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक महाराष्ट्र में अकेले दम पर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 132 सीटें उसने कभी नहीं जीती थी। इससे पहले का रिकॉर्ड जो है 121 या 22 सीटों का है। तो नरेश महास्के को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, और इस तरह से शिवसेना लगातार दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या महायुति के ऊपर कि गठबंधन का नेता यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। सुनते हैं क्या कह रहे हैं नरेश महास्के जो शिवसेना के एमपी हैं। पॉलिटिक्स की बात करनी जरूरी है क्योंकि सभी सोच रहे हैं कि सीएम कौन होगा। आपके शिवसेना फैक्शन से एकनाथ शिंदे जी होंगे या फिर बीजेपी से होंगे, इसको लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? महायुति का नेता महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। और सर कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि कब तक शपथ ग्रहण हो? जल्दी जल्दी, इतनी घाई क्या है, हो जाएगा। तो ये महायुति का नेता एकनाथ शिंदे होंगे, नरेश महास्के कह रहे हैं, सांसद हैं शिवसेना के, और लगातार ये खास तौर पर शिवसेना और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके बीच में ये विवाद बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर एकनाथ शिंदे होंगे। और इन सब के बीच जिस तरह से चुनाव से पहले जो विवाद थे वो अब उभर कर सामने आ गए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो एकनाथ शिंदे क्या गठबंधन में शामिल रहेंगे या वो दूसरा रास्ता देखेंगे, इस पर भी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उस पर विचार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विचार हो रहा होता है। बीजेपी दबाव बना रही है शिंदे पे कि वो अपना दावा छोड़ दें। जो दीपक केसरकर बीजेपी के नेता है उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है और उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अब जो है वो तीनों दलों की बैठक होगी, तीनों दल मिल बैठकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी कि बीजेपी अब शिंदे पर दबाव बना रही है कि शिंदे रास्ते से हट जाएं वरना शिंदे के साथ खेल कर दिया जाएगा। शिंदे भी इसके लिए शायद पहले से तैयार हैं, वो भी अपने कील कांटे दुरुस्त करके चल रहे हैं। तो तीनों मतलब दलों के बीच में आपस में खींचतान जबरदस्त तरीके से मची हुई है। दीपक केसकर का बयान जो ये साबित करता है और इधर जो नरेश मस्के का आपने बयान सुनवाया समीर जी, ये दोनों बयान साफ तौर पर साबित करते हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अंदर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। इसीलिए आज आखिरी दिन है जब विधानसभा का, तो जब इस्तीफा सौंपने जा रहे थे तो ठीक इसी समय नए का प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री का क्यों नहीं गए ये तीनों नेता, जब यहाँ पे तीनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के समय दावा पेश करना चाहिए था, लेकिन दावा नहीं पेश किया गया, केवल इस्तीफा हुआ है। सुनते हैं दीपक केसरकर क्या कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, और इन जो विरोधाभासी बयान है ये शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, इससे ये साफ साबित हो रहा है कि इस समय महायुति में क्या चल रहा है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। दीपक केसरकर को सुनते हैं। रहती है जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया। वो जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो निर्णय हो जाएगा। जो है दिल्ली से पर्यवेक्षक भी आने वाले हैं बीजेपी के, कब तक आएंगे इसके बारे में? देखिए इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आप बीजेपी के प्रवक्ता को पूछेंगे तो उनको शायद मालूम होगा, लेकिन आज तक ये कम्युनिकेट मेरे जब तक मैं जानता हूँ आज तक ये कम्युनिकेट ये वीकेंड तक सरकार बन जाएगी सर, इतना तो एश्योरेंस दे सकते हैं कि इस वीकेंड तक? मैं कैसे एश्योरेंस दे सकता हूँ? एक मत से सब होगा और एक मत से सरकार चलेगी, किसी को भी कोई भी नाराजी नहीं रहेगी। जो भी पक्ष सृष्टि निर्णय लेंगे उसी के साथ सब नेता हमारे महाराष्ट्र के रहेंगे। बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री होगी, दबाव दे रही है, ऐसा कुछ भी सामने आ रहा है? देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत पुश कर रही है बीजेपी। देखिए ऐसे आप अपने मन की बातें बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और उससे अच्छा हल निकल आएगा और उसको अप्रूवल चाहिए दिल्ली का,
तो पीएम साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब और नड्डा जी सब इकट्ठा बैठेंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे। कोई नाराजगी नहीं है। पीएम मोदी का समय मांगा था, पीएम मोदी का समय मांगा था शिंदे सेना के एमपी। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। आप लोगों की तरफ से कहीं कोई नाराजगी सर जो खबरें आ रही हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए, शिंदे साहब ने क्लियर कट बोला है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब जो भी कहेंगे उनको वो मान्य रहेगा। सर क्योंकि तो ये वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में इस खींचतान चल रही है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। जल्दी तय हो जाएगा, आज का ही दिन बचा हुआ है। और बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी ने कि जब एकनाथ शिंदे साथ में जाकर सभी लोग, अजीत पवार भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, वो इस्तीफा सौंप रहे हैं, कुछ घंटों का समय बचा है, तो आखिर सरकार बनाने का दावा किसी ने क्यों नहीं पेश किया? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब देखना चाह रही है, और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहती है। बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पे संघर्ष देखा जा रहा है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में किस तरीके से संघर्ष चल रहा है। दीपक कासरकर साफ साफ कह रहे हैं कि हल नहीं निकला है, दिल्ली में जाकर हल निकलेगा। अरे भाई सरकार बनाई है आपने मुंबई में, तो दिल्ली में हल क्यों निकलेगा? विधायक तो मुंबई में बैठे, विधायक मुंबई में बैठे हुए हैं, तो मोदी जी कौन होते तय करने वाले? विधायक तय करेंगे कि मोदी जी तय करेंगे? तो विधायकों से तय करवाओ। तो विधायकों के हाथ में कुछ है ही नहीं समीर जी, क्योंकि विधायक भी सब जानते हैं कि ईवीएम से चुनकर आए, जनता ने तो चुना नहीं है। तो इसीलिए अब मोदी जी वहां से तय करेंगे, चूंकि चुनवाया तो राजीव कुमार ने है। तो इसलिए ये सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं, और ये साफ तौर पे संघर्ष देखा जा रहा है कि एक मत नहीं है। शिंदे दबाव बना रहे हैं कि उनको कुर्सी सौंपी जाए, बीजेपी दबाव बना रही है शिंदे कुर्सी छोड़ो। देवेंद्र फडणवीस आते हैं, शिंदे कुर्सी छोड़ो, बीजेपी नारा लगा रही है। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो अंगद की तरीके से पकड़ के कुर्सी बैठ गए, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी केयर टेकर बने हुए बैठे हुए हैं। तो ये संघर्ष जो है जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। अब शिवसेना के नेताओं की तरफ से ये भी बयान आ रहे हैं कि मोदी शाह जो कहेंगे वो उनकी पार्टी को भी मान्य होगा। अभी कितना मान्य होता है कि अगर एकनाथ शिंदे की बजाय देवेंद्र फडणवीस को मोदी शाह मुख्यमंत्री बना देते हैं तो कितना मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं मानेंगे तो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के पास इतनी सीटें हैं कि एकनाथ शिंदे के मानने और ना मानने का कोई सवाल नहीं उठता है। उसके पास सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ है। हां, यह जरूर है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे थे कि सहयोगी दलों को वो कैसे खत्म करती है, और जब वो किसी पार्टी में अपने पैर जमा लेती है तो किस तरह से वो सहयोगी दलों का, जिनके साथ मिलकर वो आगे बढ़ी हुई होती है, उसको फिर कैसे इग्नोर कर देती है, दरकिनार कर देती है, किनारे लगा देती है। वही स्थिति जब शिवसेना उद्धव, जब मुख्य जो मेन शिवसेना थी वहां से टूटकर एकनाथ शिंदे आए, और अब शायद उनके साथ भी वही कुछ होता दिखाई पड़ रहा है जो उनकी मूल पार्टी के साथ हुआ। बिल्कुल समीर जी, देखिए एकनाथ शिंदे को नहीं बनाएगी बीजेपी और अजीत पवार पे दांव खेल सकती है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अगर एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाता है और देवेंद्र फडणवीस को या किसी को, पीयूष गोयल को, इनमें से किसी को भी बना देती है बीजेपी, अपना मुख्यमंत्री बना देती है, तो एक तो एकनाथ शिंदे बागी हो जाएंगे, और फिर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के सामने फिर दो चुनौतियां हो जाएंगी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे दोनों की। अच्छा, अजीत पवार को अगर बनाते हैं तो एक तो खतरा ये चल जाएगा कि एकनाथ शिंदे बागी होंगे, तो बागी होकर फिर कहाँ जाएंगे। दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी फिर नहीं मिल पाएगी, अजीत पवार बन गए। अजीत पवार के बनने से कोई खतरा बीजेपी को इसलिए नहीं है क्योंकि अजीत पवार का वोट बैंक अलग है, वो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास जो वोट बैंक है वो बीजेपी के वोट बैंक से मेल खाता है। एकनाथ शिंदे बनते हैं तो एकनाथ शिंदे मजबूत होंगे, तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को भी मजबूत नहीं होने देना चाहेगी। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे लटके उद्धव ठाकरे से छूटे तो एकनाथ शिंदे पे फंसे, तो एकनाथ शिंदे से निकलना चाहेगी। तो इसलिए अजीत पवार का दांव ज्यादा बन रहा है, भले ही 6 महीने के लिए हो, ताकि एकनाथ शिंदे को भी निपटाया जाए, उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति जो है उसको खत्म किया जाए, और बीजेपी के अंदर भी जो देवेंद्र फडणवीस या कोई और जो लोग जो भी ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, पहले थोड़ी उन पर लगाम लगाई जाए कि रुको, उसके बाद ताकि पर्ची जिसकी भी निकले वो मुख्यमंत्री बने। तो पर्ची चूंकि दिल्ली से निकलनी है, दीपक कासरकर खुद साफ कह रहे हैं कि पर्ची दिल्ली से निकलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी पर्ची चाहेंगे उसकी निकलेगी, ये कह रहे हैं। हालांकि वो नेता शिवसेना के हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पर्ची तो दिल्ली से निकलेगी। तो भाई आपकी पार्टी जो है यही है मुंबई में, और चुनाव से पहले यही कह रहे थे संजय राउत कि इनकी पार्टी तो दिल्ली से संचालित होती है।
अमित शाह जो कहते हैं वो एकनाथ शिंदे करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए समीर जी, तो बीजेपी इस समय बड़ा खेल खेल रही है, एकनाथ शिंदे के साथ भी खेल रही है, और इस ऐसे में दांव लग सकता है अजीत पवार का, ये समझाया जा सकता है। बिल्कुल, जो कहते नहीं है कि बिल्ली के भाग से चीका फूटना, यानी लड़ रहे हैं दो पार्टियों के, यहाँ एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, उसमें हो सकता है कि अजीत पवार तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आए ही थे, यहां पर कई बार उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं बन पाए। शायद अब ये उनके लिए एक रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का मुख्यमंत्री बनना या एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, यह शायद दोनों पार्टियों के बीच टकराव की वजह बन सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर अजीत पवार के लिए एक रास्ता बन सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तब यह आरोप भी नहीं लगेगा कि वो अपने सहयोगी दलों को किनारे कर रही है। अब क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन इसकी संभावना काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास कुल मिलाकर बहुमत से काफी ज्यादा विधायक हैं, और इस स्थिति में एकनाथ शिंदे के गुट की जो शिवसेना है, अगर वो नाराज भी हो जाती है, महायुति से बाहर भी चली जाती है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है आगे देखने वाली बात होगी। केवल आज का दिन बचा है, आज ही ये तय होना है। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर मुंबई में इस्तीफा दिया, और देवेंद्र फडणवीस कल रात में जब दिल्ली आए, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो निजी कार्यक्रम में आए थे और बीजेपी नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं कि इसके पीछे कोई ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात बात हुई है, और जो फैसला होगा उसकी सूचना कुछ देर बाद दी जाएगी, क्योंकि आज ही ये तय होना है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री किसको बनना है। लेकिन इस्तीफे के साथ अगर वहां पर दावा, नई सरकार बनाने का दावा किसी ने पेश नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर इससे यह साफ साबित हो रहा है कि किस तरह से विवाद चल रहा है गठबंधन के बीच, महायुति के बीच, और खास तौर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर संघर्ष जो देखा जा रहा है दोनों दलों के बीच में कि किस तरीके से चल रहा है, और इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है संघर्ष में चल रहा है समीर जी। और दोनों दल जो है वो एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री के पद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि जो शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि जो एकनाथ शिंदे की योजनाएं रहीं, खासकर जो लाड़की बहना योजना थी, उस योजना की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने महायुति गठबंधन को वोट दिया और जीत हुई, महाविकास अघाड़ी की हार हुई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही कहा जा रहा है। और अब तक जो चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर कहा जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस, वो फेस इस चुनाव से भी गायब रहा, हरियाणा से भी गायब रहा, और यहां तक कि जो लोकसभा चुनाव में वो फेस था तो उसका नतीजा बहुत खराब रहा महायुति गठबंधन के लिए। बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब जब कुछ महीनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें अगर बड़ी जीत हासिल हुई है, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है कि उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? यहाँ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है अमलेंदु जी। एक भी बार ये श्रेय लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आई है, ना तो किसी ने दिया है और ना ही इसकी चर्चा हुई है। बिल्कुल समीर जी, ये एक चर्चा नहीं हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो ये नहीं कह रहे हैं कि साहब मेरी वजह से जो है जीत हुई है। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं है, तो एकनाथ शिंदे का दावा तो बनता है, इसलिए एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं। और असल में मोदी इसका श्रेय ले क्यों नहीं रहे समीर जी? इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की जीत को जस्टिफाई करना है कि महाराष्ट्र की जो जीत हुई है वो वाकई में जो जनता ने जिताया है। तो इसलिए नाम लेना पड़ेगा लाड़की बहना योजना का, और फिर एकनाथ शिंदे, तो फिर एकनाथ शिंदे। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर भाई झारखंड में आप क्यों नहीं जीते? फिर अगर आपकी वजह से जीते हैं तो बेटियां तो आप उठवाने की बात कर रहे थे झारखंड में, नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तो आपका जादू महाराष्ट्र में चल गया और झारखंड में नहीं चला, ऐसे कैसे? तो इसलिए लाड़की बहना योजना का नाम लेना मजबूरी है। लाड़की बहना योजना का नाम लेते ही एकनाथ शिंदे आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है वहां अजीत पवार का दांव
ज़्यादा फिट होता है। बीजेपी किसी भी तरीके से इस समय एकनाथ शिंदे को भी फिट करना चाहेगी ताकि एकनाथ शिंदे दूसरे उद्धव ठाकरे बनकर तैयार ना हो जाए बीजेपी के लिए। अच्छा, एक और बात है अमलेंदु जी, अगर हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई टारगेट नहीं फिक्स किया था, यानी एनडीए गठबंधन ने, महायुति ने, लेकिन एकमात्र नेता थे अजीत पवार जिन्होंने कहा था कि वहां पर महायुति गठबंधन 175 सीटें जीतने जा रहा है। इस आंकड़े तक कोई अनुमान नहीं पहुंचे थे, यहां तक कि चुनाव होने के बाद कोई एग्जिट पोल भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन अजीत पवार ने बिल्कुल उसी तरह यह घोषणा कर दी थी जैसे हरियाणा में उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी ने की थी। इसके पीछे भी उस समय भी कारण खोजे जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि वहां पर कोई लहर नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है महायुति सरकार के फेवर में। महायुति सरकार जो है एंटी इनकम्बेंसी का दंश झेल रही है, बावजूद इसके 175 सीट का दावा अजीत पवार कैसे कर रहे हैं। और जब नतीजे आए तो नतीजे उससे भी कहीं बढ़कर आए और वहाँ 230 सीटों पर महायुति की जीत हो रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये जीत स्वाभाविक जीत नहीं है, फैब्रिकेटेड जीत है, यानी जो ईवीएम में धांधली हुई है, प्रशासनिक मशीनरी ने जिस तरह से धांधली की है उसकी वजह से ये जीत हुई है। ये गठबंधन के नेताओं का कहना है। इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है और कोर्ट में भी ये मामला ले जाने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। अभी एक खबर आ रही है कि एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। एक डॉक्टर के पॉल हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है और जब आप हारते हैं तो टेम्पर्ड हो जाती है। ये जो एक जुमला, हाँ, जो जुमला जो बीजेपी की तरफ से कहा था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जुमला आज बोला गया है कि आप जब जीतते हैं तब टेम्पर्ड नहीं होती, आप जब हारते हैं तब टेम्पर्ड होती है। तो अब ईवीएम पे लड़ाई यानी लंबी होगी, ये अब समझ में आ रहा है समीर जी। आंदोलन के बजाय इसके अलावा इसका आपको रास्ता बचता नहीं है, विपक्ष को भी अभी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो महाराष्ट्र के कुछ गांव के हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जहां यह दावा किया जा रहा है कि गांव भर में 70% से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहां 0 वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी या जो महायुति है सारे वोट उसको मिले हैं, ज्यादातर वोट उसको मिले हैं। तो ये सारे जो विवाद हैं, इस तरह के विवाद अब स्थानीय स्तर पर भी ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है और जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में गठबंधन को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को इसके लिए आगे आना ही होगा। और पार्लियामेंट का अब शीत सत्र शुरू हुआ कल, हालांकि 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसको रखने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन के घटक दल। अडानी का मामला जिस तरह से हावी रहा और कई मामले हैं, उन सब के बीच में ईवीएम का मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठेगा और चुनाव आयोग घिरा हुआ इसमें नजर आ रहा है। यह बात जो अभी फैसला, एक याचिका खारिज की है सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए जब जिस दिन नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, उस दिन ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि हम झारखंड जीते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि महाराष्ट्र में हम ईवीएम के खिलाफ या जो कुछ भी धांधली हुई है उसके खिलाफ आवाज न उठाएं। और अब तो यह कहा जा रहा है कि यह रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और चूंकि आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही काम कर रहा है, तो यह रणनीति है कि एक कोई राज्य, उसमें विपक्ष को जीत दिला दिया जाए, विपक्षी पार्टियों को, और महत्वपूर्ण राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ जाए। हाँ बिल्कुल समझिए। और देखिए, चूंकि कल जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने यही सवाल उठाया था उनका। आप समझिए कि झारखंड बीजेपी के लिए कम महत्वपूर्ण क्यों है और महाराष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अडानी का सबसे ज़्यादा स्टेक महाराष्ट्र में लगा हुआ है। तो अडानी को बचाने के लिए महाराष्ट्र को हथियाना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो इसलिए एक राज्य में उन्होंने पहले गड़बड़ियाँ करने की कोशिश की लेकिन फिर बाद में नहीं की, और महाराष्ट्र में गड़बड़ियाँ की ताकि वो उस तरीके से चुनाव जीतने। और दिग्विजय सिंह का साफ साफ कहना है कि अब बीजेपी चाहे तो बिना एकनाथ शिंदे, बिना अजीत पवार के भी अपनी सरकार बना सकती है, इस स्थिति में आ गई है। तो इसलिए ईवीएम पर ध्यान देना पड़ेगा और ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वरना विपक्ष इसी तरीके से बीजेपी के हाथों अपनी सरकारें गंवाता रहेगा। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आप सही कह रहे हैं। और ये जो याचिका खारिज की है, अभी अमलेंदु जी ने बताया, अभी तुरंत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक याचिका जो ईवीएम के में छेड़छाड़ को लेकर है उसको ये कहते हुए खारिज कर दी कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, हारते हैं तो खराब रहती है। लेकिन यही सवाल बार बार उठा रहा है और विपक्ष इसको एक रणनीति बता रहा है कि
ये सरकार की और चुनाव आयोग की मिली भगत है। और इस मामले में हम आपको सुनवाएंगे संजय राउत का वो बयान जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सीधे तौर पर जोड़ा है। और इन सारी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं DY चंद्रचूड़, कुछ दिन पहले ही अभी रिटायर हुए हैं, सीधे तौर पर उन्होंने उनका नाम लिया है। सुनेंगे संजय राउत की उस बाइट को जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में किस तरह से DY चंद्रचूड़ का नाम घसीटा है। और DY चंद्रचूड़ के तमाम फैसलों को लेकर जब वो रिटायर हुए हैं उससे पहले भी कई फैसलों पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो ये मामला है जिस पर उन्होंने EVM को लेकर जो फैसले आए या चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की धांधली हो रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी है, उसको लेकर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, DY चंद्रचूड़ का नाम लिया है। सुनेंगे एक बार क्या कहा है संजय राउत ने इस मामले में। उद्धव ठाकरे शरद पवार जनता के न्यायालय में गए, वहां भी जनता ने देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है, हम लड़ेंगे। और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। तो संजय राउत सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में घसीट रहे हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को हम जो EVM से चुनाव हुए हैं इसको हम नहीं मानते हैं, मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। और मतपत्र को लेकर अब मांग ये लगातार बढ़ती जा रही है, कहां तक जाएगी और इसको लेकर विपक्ष क्या रणनीति अपना रहा है, इसको लेकर कई बैठकें हो रही हैं और उसमें यह तय होगा कि कैसे इसको संसद से लेकर सड़क तक EVM के मुद्दे को उठाना है। बिल्कुल समीजी, और EVM का मुद्दा जो आज सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस पर जस्टिस नाथ जो थे वो सुनवाई कर रहे थे, उस पीठ में शामिल थे। उन्होंने कहा कि क्या होता है अगर आप चुनाव जीतते हैं तो EVM से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, जब आप चुनाव हारते हैं तो EVM से छेड़छाड़ की जाती है। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए तो उन्होंने कहा कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी है। लेकिन सवाल यह समीजी कि अगर जगन मोहन रेड्डी भी कह रहे हैं कि EVM से छेड़छाड़ हो सकती है और चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं EVM से छेड़छाड़ हो सकती है, तो कह तो दोनों रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष की EVM से छेड़छाड़ हो सकती है। वैसे ही जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी कैसी, तो इसका मतलब EVM पर किसी को भी भरोसा नहीं है। तो जज साहब भी EVM पर काहे भरोसा कर रहे हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा था सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी EVM को लेकर कि योर ऑनर सुप्रीम कोर्ट को खुद EVM पर भरोसा नहीं है, तभी तो उसने वीवीपैट मशीनें जोड़ी थी, तभी आपने इसमें सुधार की बातें की थी, तभी आपने इसमें कुछ क्लॉज लगाए थे, तो इसलिए भरोसा तो आपको भी नहीं है। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच बैठती है तो उसको भरोसा क्यों EVM पर हो जाता है, इस तरह के सवाल क्यों करने लगती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है। हालांकि मौखिक टिप्पणियां हैं, मौखिक टिप्पणियों का कोई कानूनी औचित्य नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको टिप्पणी करनी है तो आप बाकायदा ऑन शीट जो है आप ऑर्डर शीट में उसको दाखिल कीजिए। क्योंकि उस तमाम सवाल पूछते हैं जज उस समय मौखिक टिप्पणियां करते हैं जिनका जवाब संबंधित पार्टियों के वकीलों को देना होता है। लेकिन ये टिप्पणियां अपने आप में बहुत मायने रखती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्राइमा फेसी इसको खारिज कर दिया था कि EVM में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम दुनिया भर के तकनीक के एक्सपर्ट्स जो हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, वो कह चुके हैं कि EVM हैक की जा सकती है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन क्यों चुनाव आयोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है? और दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद सबसे पहले EVM पर संदेह जताने वाली, छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली और EVM मशीनों में एक मैनिपुलेशन की बातें, इनका आरोप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाया। लेकिन अब वही इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है कि इसमें गड़बड़ी है और EVM को छोड़कर अब चुनाव मतपत्रों से कराया जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है। और खुद जो सत्ता में आने वाली पार्टियां, चाहे सत्ता के बाहर वाली पार्टियां हो, सबको अगर EVM से दिक्कत है, सबको उस पर संदेह है, तो सवाल यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश क्यों नहीं दे रहा है कि मतपत्रों की ओर लौटिए आप। हाँ, और ये मतपत्रों से चुनाव कराने की याचिका थी डॉक्टर के पॉल की, उनसे जस्टिस नाथ ने पूछा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में शामिल क्यों होना चाहते हैं। तो इस पर जो डॉक्टर के पॉल थे उन्होंने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब है समीर जी, वो अपने दर्शकों को
बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक नहीं हूं। देखिए, मैं 155 देशों में गया हूं और दुनिया के हर देश में अगर आप देखें तो बैलेट पेपर से दुनिया के हर लोकतंत्र में देखेंगे तो भौतिक बैलेट पेपर है हर देश में। 180 देशों में से तानाशाहों को छोड़कर, क्योंकि उनके यहाँ चुनाव नहीं होते, यानी जहां तानाशाह है केवल वहीं जो है वो बैलेट पेपर नहीं है, वरना सब जगह बैलेट पेपर है। जैसे मैं पुतिन के साथ रूस गया हूं, असद के सीरिया गया हूं और चार्ल्स टेलर के लाइबेरिया, उसे जेल से बाहर निकाला, अभी वह जेल में है। उनकी पत्नी भी शनिवार को शिखर सम्मेलन में शामिल हुई थी। इसलिए हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने आखिर तर्क दिया। उनका तर्क था कि जो संविधान का अनुच्छेद 14, 19 और 21 है उसका उल्लंघन किया गया है। उन्होंने फिर याद दिलाया कि माननीय आज संविधान दिवस है, इसलिए इस पर सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो डॉक्टर पॉल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 उन्हें न्यायालय में जाने और तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तथ्य बहुत स्पष्ट है, सभी को पता है, लेकिन कोई उपाय नहीं। मैं 43 वर्षों से दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के लिए माननीय और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं। यहां तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री सहित पिछले 6 मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने भी मेरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। आपको भी आश्चर्य होगा, 8 अगस्त को नई दिल्ली के ली मेरिडियन में 18 राजनीतिक दलों ने इस प्रार्थना का समर्थन किया था। प्रार्थना क्या है, आइए हम बाकी दुनिया का अनुसरण करें। 197 देशों में से 180 देश जहां बैलेट पेपर है उसका हम अनुसरण करें। जी बिल्कुल, यही सवाल ईवीएम को लेकर, इस ईवीएम के मसले पर यही बात बार बार उठती है कि दुनिया के तमाम विकसित देश भी आज भी, जबकि उनके पास तकनीक भारत की तुलना में कई गुना बेहतर है, वो भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। आखिर क्यों, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर दूसरे तमाम देश हों। भारत में इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पिछले 1 दशक से सवाल उठ रहे हैं और सवाल ही केवल नहीं उठ रहे हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए। लोगों ने हैक कर दिखाया भी कि किस तरह से, और हैक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जो तकनीक के बहुत जानकार लोग हैं, वो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस पर ये क्यों चुनाव आयोग बिल्कुल अड़ा हुआ है कि उसको क्या दिक्कत है, ईवीएम को छोड़कर मतपत्रों की ओर लौटने में क्या दिक्कत है। अगर सभी राजनीतिक दलों को उसमें दिक्कत है तो आखिर मतपत्रों के जरिए चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। जी अमलेंदु जी, आगे भी कुछ कहा है उन्होंने। आगे कुछ कहा, जो न्यायमूर्ति नाथ थे उन्होंने फिर मौखिक रूप से पूछा उनसे, याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल से, कि क्या आप नहीं चाहते कि भारत बाकी दुनिया से अलग हो। इस पर उन्होंने, डॉक्टर के पॉल ने जवाब दिया कि क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है। तो न्यायमूर्ति नाथ ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कौन कहता है कि भ्रष्टाचार है। अब ये हो सकता है कि वो थोड़ा उनको उकसा रहे हो जस्टिस नाथ जो है, मतलब उनके मन की बातें नहीं हो, क्योंकि मन की बातें करने का अधिकार तो प्रधानमंत्री को है, नरेंद्र मोदी को और तो किसी को मन की बात करने का अधिकार नहीं है। तो इस पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि उनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने इस साल जून में घोषणा की थी कि उसने 9,000 करोड़ रुपए यानी $1 अरब से ज्यादा नकद और सोना जब्त किया है। इसका नतीजा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 चुनाव आयुक्तों से मिल चुका हूं, सबूत दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जवाबी कार्रवाई करने दें। इस पर जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, राजनीतिक दलों को इस व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है, आपको समस्या है, जबकि सारे राजनीतिक दलों को इससे समस्या है। खुद जस्टिस नाथ ने पूछा था कि तेलुगु देशम जो है वो कह रही है, जब वो हारती है तो वो कहती है आपत्ति, और जगनमोहन हारे हैं तो वो कहते हैं। इसका मतलब दोनों जब कह चुके हैं तो इंडिया गठबंधन जो लगातार से कह रहा है कि इससे आपत्ति है। लोग गए हैं उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो इस पर डॉक्टर पॉल ने आगे दावा किया कि चुनाव के दौरान पैसे बांटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी, जिसका भी नाम लेना नहीं चाहते, उसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी 6 प्रमुख दलों को 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन इस पर जस्टिस नाथ ने पूछा, हमें चुनाव के दौरान कभी पैसे नहीं मिले, हमें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये कुछ हल्के फुल्के क्षण भी होते हैं उस दौरान, जो तमाम बातें होती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब सभी राजनीतिक दल, ज्यादातर राजनीतिक दल, केवल सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर बाकी सारे राजनीतिक दल अगर ये कह रहे हैं कि ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव हो, तो आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है। लेकिन महाराष्ट्र, पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन इसको लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की कोशिश में है, उसकी रणनीति तैयार हो रही है और उसमें संसद से लेकर सड़क तक उतरने की बातें हो रही हैं। हालांकि सड़क तक लोग पहले ही उतर चुके हैं, राजनीतिक दल उतरे या ना उतरे। महाराष्ट्र के कुछ गांव के हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे जहां इस बात को लेकर ईवीएम के खिलाफ वहां पर आंदोलन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और विरोध हो रहा है। उनको यह यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने वोट दिया लेकिन वोट उस पार्टी को मिला नहीं, और 1-2 वोट नहीं बल्कि पूरे
पूरे के पूरे गांव के वोट। कांग्रेस पार्टी को वहां 0 वोट मिले हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी, 0 वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। वहां के मतदाता सड़क पर आकर कह रहे हैं कि 70% मतदाताओं ने तो कांग्रेस को वोट दिया है और यहाँ 0 वोट निकल रहा है। तो ये कौन सा जादू की झप्पी राजीव कुमार ने दी है कि यहाँ कांग्रेस का वोट 0 हो गया? तो ये समझा जा सकता है कि जादू की झप्पी कौन सी होगी, इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उस वीडियो को समीर जी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। उसको दिखाते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने भी उसको शेयर किया है। उन विजुअल्स को एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां नारेबाजी हो रही है और विरोध हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और यही नहीं, एक दिलचस्प वाकया हुआ कि वो मनसे के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हमारे तो अपने परिवार में 4 लोग हैं और हमको केवल 2 ही वोट मिले हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि केवल 2 ही वोट मिले हैं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और मेरी माँ है, और चारों ने वोट डाला, मुझे केवल 2 वोट मिले हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारे उसके लिए भी मैंने देखा था उनके उस बयान को सोशल मीडिया पे कुछ लोग बड़े दिलचस्प अंदाज में कमेंट कर रहे हैं कि जब आंधी या सुनामी आती है तो फिर ऐसे ही बहाव होता है। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि आपके 2 वोट आपको मिल कैसे गए? हाँ, तो अब ये तो तर्क दिया सकते हैं कि आंधी और सुनामी थी, लेकिन ये आंधी और सुनामी आती है समीर जी, तो जब आती है तो उसके पहले ठहराव होता है, उसके पहले वातावरण में बदलाव दिखाई पड़ता है। चिड़िया जो है उड़ना शुरू कर देती हैं, डाल छोड़ छोड़ के भागने लगती हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, चूहे बिलों से निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आंधी और सुनामी आती है, लेकिन इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में कुछ देखने को नहीं मिली। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना चूहे बिलों से निकल रहे थे। पैसा जरूर पकड़ा जा रहा था, 5-5 करोड़ रुपया। हाँ। तो ये आंधी और सुनामी जो थी वो कैसे रुपए की आ रही थी, तो जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इसीलिए तो इस महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों पे सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत जो हासिल किया है महायुति ने, आखिर कहीं तो दिख रहा होता। लेकिन कई सारे सवाल उस पर उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसके तमाम प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं, वो लगातार विपक्ष के नेता दे रहे हैं। संजय राउत का दावा है कि 450 से ज्यादा शिकायतें ईवीएम की मिली हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। और एक बार देखते हैं वो विजुअल्स जो गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने तो यहां पूरे के पूरे गांव ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। किस तरह से विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और उसी तरह से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में इस मामले को लेकर अब बात हो रही है कि इसको लेकर वो कैसे अब सड़क पर उतरे। तो देखिए किस तरह से, पहले महाराष्ट्र के उस गांव के विजुअल्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि संजय राउत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किस तरह से घेरा है। तो ये महाराष्ट्र के कुछ गांव से इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्ष के कई नेताओं ने इसको शेयर किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी क्रेडिबल एजेंसी से हमारे पास नहीं आए हैं। ये विजुअल्स वही हैं जो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शेयर किए। लेकिन इस तरह का केवल एक जगह नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कई जगहों से इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि वोट किसी को दिया गया और वोट पड़ किसी को गया, और केवल 1-2 वोट नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव में। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब ये गांव में यानी जो सड़कों पर उतरने की बात है, तो मतदाता पहले ही उतर चुके हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इस तरह की जब आंदोलन शुरू होते हैं तो फिर राजनीतिक दलों के नेताओं पर भी दबाव बनता है और उस दबाव के चलते अब उनको उतरना ही पड़ेगा, ये भी बात है। बिल्कुल उतरना पड़ेगा। और समीर जी, ये जो मामला चल रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया, उसमें डॉक्टर पॉल जो मतलब याचिकाकर्ता थे, उन्होंने एक बात कही। उनका कि इस हालिया चुनाव में मैंने माफियाओं को देखा है, मैं पुलिस में रहा हूं, बेशक सिर्फ इसीलिए कि पुलिस और दूसरे लोग मेरा सम्मान करते हैं, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। उनका कि आपने सुना होगा कि श्री स्वामी, यानी उनका इशारा जो है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ रहा, सहित कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि विधायकों ने अंदर जाकर अविश्वसनीय भ्रष्टाचार के कारण ईवीएम को सचमुच तोड़
छोड़ दिया, तो यह कल्पना से परे है। हमारे शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विशेषज्ञ एलन मस्क को ही लें, जो टेस्ला के मालिक है, ट्विटर के मालिक भी हो गए अब, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित में कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। 2018 में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, और अब जगन मोहन रेड्डी, मैंने उनके ट्वीट संलग्न किए हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। अब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, और इसी के साथ ही याचिका खारिज कर दी गई। तो याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वीकार किया है कि सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही, भले ही इस बार बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। पार्टी ने इसको लेकर काफी, जब उस समय इसको लेकर काफी चर्चा की थी और ये मांग की थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन अब चुनाव आयोग को लग रहा है कि नहीं, ईवीएम से ज्यादा सही कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। बार बार वो तमाम जो आरोप है उनको खारिज करता जा रहा है चुनाव आयोग। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, और अब जब इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति अख्तियार करने का फैसला किया है, कैसे होगा, क्या होगा, इस बात को तय करने के लिए बैठकें हो रही हैं, तब ये लगता है कि अब ये बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। हाँ, बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा समीर जी। और जो जितेंद्र आव्हाड हैं, शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के नेता जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, ये साफ साफ कहना है। और उन्होंने जो आगे कहा समीर जी, वो ये है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि लाड़की बहन योजना का इतना असर हो सकता है। कोई एक कारण सामने नहीं आ रहा है। चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है, लाड़की बहन योजना का कोई इतना असर नहीं होता है। जैसे चंद्रपुर की सीट आप देखेंगे तो वह हमने 2,40,000 के अंतर से जीती थी। अब आप लोकसभा चुनाव की बात, अब आप देखिए कि भाई 2,40,000 तो गए ही, उसके ऊपर 1 लाख वोट कैसे और चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक कि जीते हुए विधायकों ने भी कहा कि साहब हम जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है, इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अभी कई गांव खड़े हुए हैं, वहां लोगों का कहना है कि जब हमने वोट ही नहीं दिया तो आए कहां से। फिर आव्हाड ने कहा कि एक परिवार में 32 वोट हैं, उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया है, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले समझिए संजय राउत जो थे, उन्होंने मांग उठाई थी कि चुनाव दोबारा होना चाहिए और वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए। संजय राउत ने कहा था कि ईवीएम को लेकर हमें करीब 450 शिकायतें मिली, बार बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद इन मसलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए? इसलिए उन्होंने मांग की कि नतीजों को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव मतपत्रों से कराए जाएं। जी बिल्कुल। तो संजय राउत को एक बार फिर सुनते हैं, लेकिन इसको लेकर इंडिया गठबंधन अब बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। संसद से लेकर सड़क तक ईवीएम का मुद्दा अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये भी बड़े सवाल हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से आज जो याचिका खारिज की गई, उस दौरान भी ये सवाल जवाब आए कि आप जब जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं होती और हारते हैं तो ईवीएम खराब रहती है। लेकिन ये बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है, तो जब सभी राजनीतिक दल उसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, तो फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने में आखिर क्या फायदा है, क्या लाभ है? ये बड़ा सवाल है। सुनते हैं संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, काफी मुखरता के साथ, और उनका यह दावा है कि उनके पास 450 से ज्यादा शिकायतें अब तक आ चुकी हैं और वो इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग में उसी तरह से जाने की तैयारी में जैसे हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी गई थी। 20 सीटों पर उसे धांधली की शिकायतें, उसने पूरे जो प्रमाण है, दस्तावेज है, वो सारे सौंपे थे। हालांकि कोई संज्ञान नहीं लिया, खास चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया और उस जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा है, वो काफी अहम है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उनको। उद्धव ठाकरे शरद पवार जनता के न्यायालय में गए, वहां भी जनता ने देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे
और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। के खिलाफ जो काम हो रहा है, देश के खिलाफ जो काम हो रहा है, ये अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और शिवसेना के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो एक साथ इस मुद्दे पर अब आंदोलन की तैयारी में है। हरियाणा के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए, जिसने सबको हैरान कर दिया, एक तरफा इस तरह की जीत तो जब कभी किसी पार्टी के फेवर में बड़ी लहर चलती है तब देखी जाती है। यहाँ जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो तमाम पर्यवेक्षक, विश्लेषक और रिपोर्टर्स जो वहां पर जाकर चुनाव को कवर कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके सबके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से एक तरफा जीत महायुति गठबंधन की हुई है, उससे सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। यहां तक कि जो जीते हुए हैं वो भी इससे हैरान परेशान है, लेकिन चूंकि वो इसको कह नहीं सकते। अमलेंदु जी, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जीत कैसे गए। मतलब जो जीते आवाज कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई जो जीते हुए वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हारे हुए तो कह ही रहे हैं, जो जीत कर आए हैं वो भी कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ईवीएम में गड़बड़ी तो समीर जी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस पर अब इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई की योजना बना रहा है। सारे पार्टियों के हमले बयान आ चुके हैं। कांग्रेस का आ चुका, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आ चुका, एनसीपी की शरद पवार का आ चुका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही मामला पहुंचा और 2018 का चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट, अभी जगनमोहन रेड्डी का ट्वीट, यानी कि जो एनडीए में हैं और एनडीए से बाहर भी हैं उनके भी ट्वीट, एनडीए के जो प्रच्छन्न सहयोगी रहे उनके भी बयान। बीएसपी नेता मायावती ने भी उन्होंने कहा अब हम बाई इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, बाई इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, उन्होंने घोषणा कर दी कोई भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम। तो इस तरीके की चीजें जिस तरीके से हो रही है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और इस पर खड़ा करना पड़ेगा, हो नहीं सकता है, इस पर खड़ा करना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम मशीनों से चुनाव बंद कराना पड़ेगा। और ये जो बड़ा सब अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो जिस याचिका को खारिज किया गया, जो अभी अमलेंदु जी जिसकी चर्चा कर रहे थे और जिसमें तमाम जो सवाल जवाब हुए उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया अमलेंदु जी ने, उसमें ये जो बात कही जा रही है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है और हारते हैं तो खराब। इस मामले में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा में साफ तौर पर कहा था कि हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतपत्रों के जरिए ही चुनाव हो। उनका एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण रहा जो इस लोकसभा के पहले सत्र में ही उन्होंने कहा कि अगर हम 37 सीटें जीते हैं, अगर हम 80 सीटें जीत जाते, यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सारी सीटें जीत जाते, तब भी हम ये न कहते कि ईवीएम से आप चुनाव कराइए, हम मतपत्रों से ही चुनाव कराना चाहते हैं। तो अब इसको लेकर ये तर्क भी बहुत एक खारिज होता दिखाई पड़ रहा है कि हारने पर, जीतने पर आप ईवीएम को सही कहते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए उस दिन साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि हम जीतने पर उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हारने पर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं और जो धांधली की शिकायतें हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये इस बात से अब ये स्पष्ट है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं इस मामले में एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहे हैं। बिल्कुल समझिए, एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है और जितेंद्र आव्हाड का साफ साफ कहना है कि हम इस पे इकट्ठा कर रहे हैं। संजय राउत कह चुके हैं कि 450 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं और ये खबर है कि इंडिया गठबंधन के मतलब महाविकास अघाड़ी के 200 से ज़्यादा प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव आयोग जा रहे हैं और मांग करेंगे कि वीवीपैट से इसका मिलान कराया जाए। 5% मिलान कराने का आदेश है, वो कराया जाए और उसके बाद भी अगर गड़बड़ी होती है और पकड़ी जाती है या चुनाव आयोग नहीं सुनता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। हरियाणा के 20 प्रत्याशी ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था और भद्दी सी चिट्ठी जो थी भी कांग्रेस के नेताओं को लिखकर भेज दी थी हरियाणा के मसले पर, तो उसमें गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है और ईवीएम एक जो है वो बड़ा मसला बनता जा रहा है। समीर जी, जी बिल्कुल, ईवीएम बड़ा मसला बनता जा रहा है और इसे लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भी दिख रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है क्योंकि उसके बारे में लगातार बयान आ रहे हैं और बयान ही नहीं आ रहे हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अपने परिवार के लोगों के वोट नहीं मिले हैं। ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं और इस तरह के एक दो नहीं बल्कि 450 एग्जाम्पल हैं, 450 केसेस हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं संजय राउत। अब इस पर क्या आगे होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा का जो पिछला कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। नए विधानसभा का गठन अब कल तक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी जीत के बावजूद महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री का नाम
तय नहीं हो पाया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब से इस कार्यक्रम को शुरू करने से कुछ देर पहले राजभवन जाकर गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा। उसमें अजीत पवार भी शामिल थे, उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे, दूसरे नेता भी थे, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। जी अमलेंदु जी, कोई खबर आप बता रहे हैं? हाँ, एक खबर समीर जी है कि संजय राउत की अभी एक बाइट आई है और संजय राउत जो है वो चुटकी ले रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए, जो महाराष्ट्र में बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या उनका मतलब होगा। और वो कह रहे हैं कि जो सीएम का फैसला है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी करेंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टियों के लिए खुद फैसले नहीं ले सकते। ये दोनों पार्टियां अमित शाह और पीएम मोदी की गुलाम है, भाजपा की सहयोगी हैं। फिलहाल भाजपा के पास बहुमत है, वे बहुमत के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों को तोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे। तो ये कह दिया है संजय राउत ने। यानी कि समीर जी, हम लोग जो कल से बल्कि परसों से हम लोग जो बात लगातार कर रहे हैं, और बल्कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे चुनाव के नतीजों की, जिस समय नतीजे आ रहे थे उसी समय हम लोग कह रहे थे कि अब बीजेपी को इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है और सबसे बड़ा खेल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ किया है। आज संजय राउत भी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री कहां से तय होगा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यानी गुजरात से तय होगा। एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया था और उस मुद्दे को काफी अहमियत मिल रही थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बनाम गुजरात का यह अलग बात है कि चुनाव हार गया महाविकास अघाड़ी, लेकिन महाराष्ट्र में इस जो ये मुद्दा था ये बहुत व्यापक स्तर पर इसका इंपैक्ट वहां दिखाई पड़ रहा था। तो महाराष्ट्र बनाम गुजरात, ये सारी चीजें लगातार स्पष्ट हो रही हैं। खुद जो महाराष्ट्र के ही नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय होगा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। तो बहरहाल अभी तक तो नाम नहीं तय हुआ है, क्या होता है आज तय भी हो पाता है या नहीं तय हो पाता है, आगे क्या होगा उसमें आपको हम पल पल की खबरों से अपडेट करेंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। हमारे तमाम जो कार्यक्रम है, नियमित कार्यक्रम है, आप उनके साथ बने रहिए। और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और